विकास के मामले में उजियारपुर बहुत पीछे छूट गया है, क्या कहना चाहिए? चुनौती है। यदि इससे ज़्यादा कोई इससे पहले आगे कर दिया हो तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पर सांसद 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ज्वलंत मुद्दा क्या है? 32 नंबर गुमटी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब विश्वकर्मा भगवान नहीं है कि एक बार जादू की छड़ी घुमाए अब पूरी दुनिया बदल गई। डीजी को विधायक का टिकट भी नहीं मिला। कमल छाप साबुन वो साबुन है जिससे हर तरह के दाग धुल जाते हैं। उन लोगों ने 15 साल 15 लाख रुपया का झांसा देख लिया। उन लोगों ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का झांसा देख लिया। तो इतना दिन में जरूर समझ गए होंगे कि उजियारपुर में संघर्ष जो है बेहद बहुकोणीय संघर्ष होने जा रहा है इस बार। तो हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी, बताएंगे कि कैसी तैयारी है इनकी इस बार। अभी मैं उजियारपुर का कैंडिडेट नहीं हूँ, टिकट मिलने के बाद कैंडिडेट घोषित हूँ। एक विधायक हूँ, जिसको भी टिकट मिलेगा वो उजियारपुर में जो स्थापित झंडा है यहाँ का, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं इतना चुनाव लड़ा, उजियारपुर ही एक विधानसभा है जहाँ से मैं कभी नहीं हारा। तो सर जानना चाहेंगे कि इस बार क्या माहौल रहेगा? बीजेपी बहुत जोर शोर से आ रही है, एक बार ऐसा लग रहा है कि फिर से मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो क्या विधानसभा में मोदी जी का कुछ चलेगा? देखिए, उजियारपुर की जनता जो है, उजियारपुर विधानसभा की जनता और समस्तीपुर के लोग, ये जननायक की धरती है और यहाँ पर राजनीतिक समझ लोगों की है। तो मतलब कोई भी मैनिपुलेशन या कोई भी गिमिक्स एक बार चलता है, दोबारा नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र पैमाने पर और देश दुनिया को मतलब भ्रम में डालकर विभिन्न मतलब एक डेमोक्रेसी में जिन चीज़ों का उपाय होना चाहिए, डेमोक्रेसी में किसने वोट देगा? लोग आप काम करेंगे तब, आपका व्यवहार अच्छा होगा तब, या फिर आप देश के भविष्य के बारे में मतलब आपने काम अच्छा किया है उजियारपुर? वही कह रहा हूँ कि इन लोगों ने काम अच्छा नहीं किया है, इसलिए इस तरह की चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। मैंने अति प्रचार, कुछ चुने हुए मीडिया को पकड़कर वो पहले 2 साल से पहले से प्रचार करवा रहे हैं। काम यानी पूरा मीडिया तंत्र पर, कहने का मतलब कि बीजेपी कब्जा कर चुकी है। देखिए, वो आप जान ही रहे हैं कि जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, तो उनका क्या कार्यक्रम पिछले वर्षों में रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ मोदी भजन गाकर पूरे देश के लोगों को मिसमराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर की जनता की तंद्रा भंग हो चुकी है, निद्रा भंग हो चुकी है। अब समस्तीपुर के लोग चूँकि जननायक कर्पूरी ठाकुर की मिट्टी है, इसलिए इतनी समझ रखते हैं कि कौन क्या मैनिपुलेशन कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन लोगों ने जो पिछले वर्षों में किया है वो काम करके लोगों को प्रभावित करने का काम नहीं किया। वो सिर्फ जुमलों, नारों, भावनाओं, सांप्रदायिक भावना भड़काना, कभी पुलवामा वाला है ना, वो सब क्या है, उसका एक सांप्रदायिक रिपरकेशन पहुंचा कर लोगों तक अंजाम देकर और उसका चुनाव में लाभ उठाने की कोशिश की। पूरे बिहार में तो शोर है कि नीतीश कुमार ने 7 निश्चय को बहुत सफलतापूर्वक उसको ग्रास रूट तक, हर घर तक पहुंचाया है। आपका क्या कहना है इस पर? ये बाहर शोर है, प्रचारित है कि बहुत काम हुआ है, लेकिन आप जहाँ माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई पड़ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये ऊपर से पैकेट तो बहुत मतलब आकर्षक बना दिया गया है, लेकिन अंदर माल कुछ है नहीं। तो इसका प्रभाव तो पड़ना है। जनता बहुत सजग है इस बार जुमलों, नारों और उन चीज़ों पर वोट नहीं देने जा रही। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? जिस मुद्दे पर सामने आ जाए। विकास का मुद्दा यदि है तो विकास का मुद्दा तो अभी सरकार से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन विधायकों के स्तर पर, विकास क्षेत्र के स्तर पर जुड़ा हुआ है, उसमें कोई मुकाबला कर ले। विकास के मामले में उजियारपुर बहुत पीछे छूट गया है, क्या कहना चाहिए? ये पता नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं और किस सर्वे के आधार पर बोल रहे हैं। विकास की जो परिभाषा है, उस परिभाषा में सड़कों का निर्माण, यदि टेंजिबल डेवलपमेंट की बात करें तो 200 के लगभग सड़क इस 5 साल के कार्यकाल में लाया गया। हमारी अनुशंसा पर करीब 65 से ऊपर कमरे बनाए गए विद्यालयों में। 101 विद्यालयों में मिनी लाइब्रेरी, मिनी पुस्तकालय बनाए गए।
13 नवसृजित विद्यालयों में भवन का निर्माण कराया गया। 100 के लगभग चबूतरा बनाया गया। वो चबूतरा सामूहिक अध्ययन स्थल के रूप में नामित किया गया है और उसमें गरीब के बच्चे पढ़ाई करेंगे। उसके ऊपर टाइल्स लगा हुआ है, उसके कुछ चबूतरों के ऊपर लाइट लगा हुआ है, सोलर लाइट। मेरी चुनौती है, यदि इससे ज़्यादा कोई इससे पहले आगे कर दिया हो तो मैं रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा विकास उजियारपुर का मेरे आने से पहले, मेरे विधायक बनने से पहले, मैं उन सभी पूर्व जो हमारे प्रतिनिधि थे उनका सम्मान करता हूँ, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जब तुलना की बात होगी तो निश्चित रूप से इस बात को हम कोई भी रख सकता है। तो उतना विकास पहले नहीं हुआ। इस बार तो मुकेश सहनी भी आ गए हैं भाजपा में, और प्लस इधर आपको पप्पू यादव जी आ रहे हैं, रालोसपा भी आ रही है। क्या लगता है किस प्रकार का रहेगा संघर्ष? कोई प्रॉब्लम होगी क्या आरजेडी को? नहीं, ये सारे लोग तो सिद्धांत की राजनीति करने वाले लोग रहे हैं। तो अब जाके सामने आया है कि किस सिद्धांत की राजनीति करते थे। बोलते थे सिर्फ समाजवादी बात और जा रहे हैं सांप्रदायिकतावादी लोगों के गोद में। तो 40 स्टार प्रचारक हैं बीजेपी में, आरजेडी से कौन होंगे स्टार प्रचारक? आरजेडी में कमी थोड़े है। आरजेडी में 40 का एक अकेले तेजस्वी प्रसाद यादव, और उसके साथ सहयोग के लिए हम सारे लोग हैं। जनता अपने आप को स्टार इस बार समझ रही है हम लोग की पार्टी में, और हर व्यक्ति तेजस्वी यादव बन के बूथ तक काम करेगा। सबसे बड़ा मुद्दा दलसिंह सराय में, जो आपके उजियारपुर विधानसभा का दलसिंह सराय प्रखंड है, वहाँ पर एक ब्रिज का डिमांड काफ़ी पुराना मामला है, उस पर क्या कहेंगे? जब प्रस्तावित किया था हमने पहली बार, हमारी सरकार चली गई, तो उस समय भी ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे। आज 2 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ के लोग, मैंने वहाँ जो नित्यानंद राय जी, उनसे क्यों नहीं ये सवाल पूछते कि क्या मुद्दा है? ये तो केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। हमारे समय में सरकार चली गई, हम लोगों ने मांग की थी, तो उस समय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कई आरओबी के संदर्भ में एनओसी नहीं दिया था, जिसकी वजह से ब्रिजें रुक गई थी। अब तो ऊपर नीचे दोनों उनकी सरकार है और पिछले कई वर्षों से है, तो इसको तो अंजाम मिलना चाहिए था। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। अब जब गृह मंत्री बने, गृह राज्य मंत्री, उससे पहले वो कितना मतलब दर्शन पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, व्यस्तता होगी, हो सकता है दर्शन नहीं दे। काम का मसला जब है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आरोप पहले किसी और पर लगाते थे आप, तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है, यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और यहाँ पर सांसद 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ज्वलंत मुद्दा क्या है? 32 नंबर गुमटी, उस पर ओवरब्रिज, रोड ओवरब्रिज। तो फिर क्या हुआ? ये सवाल आप उनसे, आपका एकदम बर्निंग क्वेश्चन है जो उनसे आप पूछ सकते हैं। क्या लगता है कितने वोट से जीतेंगे इस बार? आरजेडी कितने वोट से यहाँ से जीतेगी लगभग? मैं कोई हाइपोथेटिकल डेटा नहीं देना चाहता। हम लोग रियलिस्टिक लोग हैं, यथार्थवादी, जनता के सामने नतमस्तक है। जनता जितने प्यार मोहब्बत से पिछली बार जिताई थी, इस बार उससे भी ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाई पड़ रहा है। आप रिजल्ट देखिए। क्षेत्र में जो स्पोर्ट्स का मामला है, खेल संबंधी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेल एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बदला हुआ है। दलसिंह सराय और उजियारपुर के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेल रहे हैं, और मुझे गर्व है इस बात की कि मैं उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जहाँ के बच्चे बच्चियाँ राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेल रहे हैं, और यहाँ संसाधन का अभाव दिखा। तो मुझे यह महसूस हुआ पिछले वर्षों में कि मैं कुछ करूँ, लेकिन जो विधायक फंड जिसको बोलते हैं, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, उसके अंदर स्पष्ट प्रावधान नहीं थे कि हम कैसे उनको मदद करें। तो ये रास्ता मुझे नहीं दिख रहा था। पिछले दिनों मैं बैठा, अब मैंने उसके नियम का विश्लेषण करके रास्ता निकाला, पदाधिकारियों से संपर्क किया, और हमने इस बार लगभग 12 क्लब जो यहाँ पर कार्यरत हैं, जो रजिस्टर्ड है,
12 क्लब, जिसमें महिला फुटबॉल क्लब है, पुरुष फुटबॉल क्लब है, महिला क्रिकेट क्लब, पुरुष क्रिकेट क्लब, इन सबों को 30,000 से लेकर और 50,000 तक का जो स्पोर्ट्स किट बोलते हैं जिसको, खेलने का सामान, ड्रेस, शू मतलब वगैरह वगैरह हमने देने का काम किया। और आरवी कॉलेज में बैडमिंटन कोर्ट था, उसको हमने राष्ट्रीय स्तर का कोर्ट बनाने का काम किया। उसमें जो भी कमी थी उसको पूरा हमने किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर का भी खेल यहाँ खेला जा सकता है। उसी तरह से हमने सैंपल के तौर पर एक ओपन जिम दिया है कि यदि लोग उसे पसंद करेंगे, लोगों को उससे लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, तो क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाके में मैं वो मिनी जिम मतलब ओपन जिम देने का प्रयास करूँगा। मैंने लोगों की जो सुविधा है वो कैसे बढ़े, ये हमारी प्राथमिकता है। कुछ बोलना चाहेंगे कि एक महिला आई है अभी राजनीति में, पुष्पम प्रिया चौधरी, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सीधा कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ऐसी हमारी बहन बेटी जो है जो राजनीति में आ रही है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो पहले राजनीतिक बने। पढ़ लिख कर तो वो आ गए, किताबी ज्ञान हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 30 साल का जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म करेंगे। नहीं, ये जो मैं फिर आपको बता रहा हूँ ना, वही बात मैं बता रहा हूँ कि पहले तो पॉलिटिकल बने, अब पॉलिटिकल बनेंगे तब पॉलिटिक्स कर पाएंगे, तब जनता के और उसका रियलिस्टिक बने। आप जनता के बीच जाएंगे तब आपको समस्याओं का समाधान नजर आएगा। आप विश्वकर्मा भगवान नहीं है कि एक बार जादू की छड़ी घुमाए अब पूरी दुनिया बदल गई, है ना। आपको भी एक सिस्टम से आना पड़ेगा। उस सिस्टम पॉलिटिक्स एक हिस्सा है जिसमें वोट लोग देते हैं, लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं, और दूसरा हिस्सा है काम करना। आपका दोनों सेंस यदि खुलेगा तभी विकास होगा। जनता का भी समर्थन आपको प्राप्त होगा, आप विकास भी कर पाएंगे। किताबी ज्ञान लेकर सीधे मैदान में कोई कहे कि मैं डीजी रहा हूँ और मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, समझेंगे ना। लेकिन व्यवहारिक बात क्या है कि डीजी को विधायक का टिकट भी नहीं मिला, डीजी मुख्यमंत्री तो बात नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये वही चीज़ है कि लोग किताबी ज्ञान, आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट नहीं हैं, सीधी बात। इस क्षेत्र में जनता पहचानती है कि हम किसको वोट देना है और किसको ये करना है। अब कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बनने का बैनर लगाकर चुनाव लड़ता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए उसको डिजर्व भी करना चाहिए। देखिए, राजनीति में सिर्फ शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता ही योग्यता नहीं होती। के कामराज 8वीं पास पर्सनालिटी थे जिन्होंने तमिलनाडु का, मॉडर्न तमिलनाडु का आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है, 8वीं पास थे। अक्षयवट राय समाज सोशलिस्ट पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हुआ करते थे, 8वीं पास, समझ गए ना। लेकिन सोच जो है पीएचडी किए हुए लोगों से ज़्यादा ऊंचा है। राजनीतिक समझ और समाज का समझ सबसे जरूरी है। विल पावर, राजनीतिक समझ, सामाजिक समझ और अनुभव। राजनीति में अनुभव करते 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 लोग इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं, जो बहुत क्वालिफाइड लोगों से ज़्यादा मैच्योर्ड स्टेप ले सकते हैं। विल पावर उसमें मजबूत हो जाता है। वैसे ही लोग राजनीति को आगे बढ़ा पाते हैं, समाज को आगे बढ़ा पाते हैं। पढ़े लिखे लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन कंट्रीब्यूशन का फील्ड ये नहीं है। मैंने ये भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि ये नहीं है, नहीं होगा, ये हो सकता है। लेकिन आपका एक्सपर्टीज जिस फील्ड में है उसमें आपके बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पर आपको अनुभव लेना होगा तब बढ़िए। आप हवाई जहाज से उड़ के यदि मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए मेहमान होंगे, उसके बाद फिर ये डेमोक्रेसी है। और इंडियन डेमोक्रेसी की ये ब्यूटी है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको ये दम हो कि हम फलाना पदाधिकारी रहे हैं या इतने पढ़े लिखे हैं इसलिए हमको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए, तो इसको जनता मतलब जो नियंत्रित करती है ना,
वो बहुत सलीके से करती है, उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं। नीतीश जी के सुशासन पे कुछ बोलना चाहिए। देखिए, ये जुमला हो सकता है, हकीकत नहीं। सुशासन की परिभाषा तो आप पहले बताइए ना। जब बलात्कार हो रहे हो, जब दंगे हो रहे हो, जब मतलब भ्रष्टाचार चरम पर हो, नाम के लिए शराबबंदी हो, काम के लिए आपको मालूम है, तो तमाम चीज़ें हो रही है, तो फिर सुशासन का क्या मतलब? सिर्फ बोलने के लिए सुशासन? ये जो मतलब ये मैं समझता हूँ, मेरी समझ में सुशासन कभी भी बिहार की धरती पर, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि अभी की अपेक्षा जो 15 वर्षों का राजद का शासन था वो ज़्यादा बेहतर शासन था। उस समय के क्राइम रिकॉर्ड, सरकार के ही क्राइम रिकॉर्ड है, उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ग्राफ बहुत नीचे था, और वही क्राइम ब्यूरो जो है उसमें आज का देखें आप ग्राफ बहुत ऊपर है। तो फिर कौन सी का सुशासन भाई? एनसीबी का आंकड़ा बहुत ऊपर है क्राइम बिहार का, है ना। अभी किसी भी चीज़, किसी भी वॉक गो टू एनी वॉक ऑफ दैट फील्ड, तो ये जो है, इन्होंने तो मंजू वर्मा को भी टिकट दे दिया। देखिए, ये मैं इस बात के लिए बहुत कभी मैं इसका विरोधी नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी को भी टिकट लेने का अधिकार हो और उनको चुनाव लड़ने का। उनको क्यों रोका गया? जमानत तो मिल गई है ना उनको, हाँ? जमानत तो हो गई है लालू यादव जी की। एक केस में हुआ है, बाकी का डिटेल मुझे नहीं। मंजू वर्मा को या उस तरह के किसी व्यक्ति को टिकट, कानून का अपना काम है, करना चाहिए, टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ये चीज़ सब पर लागू होना चाहिए। ये सिर्फ मंजू वर्मा पर नहीं, और भी लोग हैं। लालू प्रसाद का क्या अपराध था जो मैंने चुनाव नहीं लड़ सकते, है कि नहीं? ये कोई दावा नहीं कर सकता। अब देखिए, आंकड़े गिनाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें की जाती हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि डेमोक्रेसी में जनता जेल की सेकचों में बैठे हुए जॉर्ज फर्नांडिस को जब वोट देता तो फिर लालू जी पर ये चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। आनंद मोहन जी को भी जबरदस्ती अभी तक रखा हुआ है, जबकि सजा पूरा हो गया। मैं यही उसी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना। ये सब रिव्यू, तो ये सब चीज़ होना चाहिए। तो ये लोग आरक्षण रिव्यू करने चले जाते हैं, इन चीज़ों का रिव्यू होना चाहिए ना कि भाई इसको, इसमें सुधार लाना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष, अब राजनीतिक बदला लेने के लिए ये नियम नहीं बनाए जाने चाहिए। इन नियमों का उपयोग, दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए। जेल में बंद कर देना, या फिर सरकार की ओर से ढीला पड़ जाना, सरकार की ओर से जिसको बचाना है वहाँ ढीला पड़ जाइए, और जिसको फंसाना है वहाँ पर पूरी टीम को लगा दीजिए। ये सब क्या है? केसी जी बोलते हैं ना, केसी जी बोलते हैं या फिर हमारे नेता बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमल छाप साबुन वो साबुन है जिससे हर तरह के दाग धुल जाते हैं। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए और 50 मर्डर करके जाइए, धुल जाएगा दाग, सारा पाप धुल जाता है। वही बात है ना, ये कमल छाप साबुन है, जिसको लगा लीजिए सारे दाग धुल जाएंगे। और यह खेद का विषय है, मैं कंडेम करता हूँ इसको। इस तरह के प्रैक्टिस से देश में डेमोक्रेसी बहुत आहत हुई है। इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा करके और उसके द्वारा देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करना, यह सीधे सीधे प्रजातंत्र के साथ छेड़छाड़ है। और जनता, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि जनता पूरी तरह इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील हो, और नए नौजवान जो नए पीढ़ी के जवान हैं वो इन बातों को अच्छी तरह समझने लगे। और मैं समझता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक समझ गए होंगे, क्योंकि उन लोगों ने 15 लाख रुपया का झांसा देख लिया, उन लोगों ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का झांसा देख लिया, तो इतना दिन में जरूर समझ गए होंगे, और वही उनको सबक सिखाया। हमारे साथ थे आलोक मेहता जी, आप सुन रहे थे इनको, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।